हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज क्रिप्टो मार्केट ग्रीन में है। हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन वापस से $90,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं पूरा मार्केट आज ग्रीन में है। क्या हुआ है, क्यों आज क्रिप्टो मार्केट ग्रीन में है, क्यों मार्केट रैली कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन आज ऑलमोस्ट 24 घंटे में 5% ऊपर है। 91,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। और इथीरियम देख सकते हैं आप XRP देख सकते हैं, आप कोई भी कॉइन देख सकते हैं, सब ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। AVAX हो गया, आज अच्छा खासा रैली है क्रिप्टो मार्केट में। अगर मैं 24 आवर्स का टॉप गेनर्स देखूँ तो फाट कॉइन, इम्यूटेबल एक्स, कर्व डाउ, बॉन्क, ये कुछ कॉइन है। सुई है टॉप 5 में, विच इज़ वेरी गुड। सुई भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं 7 दिनों में ऑलमोस्ट 15% बढ़ चुका है सुई। तो मार्केट में रैली क्यों आया है, क्या हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं आपको साथ ही में आपको आज का US मार्केट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं US मार्केट भी अच्छा खासा 2% ऊपर है, चाहे वो डाउ जोन्स हो, S&P हो या फिर वो नैस्डैक ही क्यों ना हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट भी, जो US का स्टॉक मार्केट है वो भी आज अच्छा खासा ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। हम उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ट्रंप ने फिर से कुछ कमेंट किया है कि आज पूरा मार्केट ग्रीन में है? क्या ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा है? क्या ट्रंप ने ऐसा कुछ एक्शन लिया है? या जो टैरिफ के ऊपर जो कंसर्न्स थे, क्या वो पहले से कम हुए हैं? मार्केट सेंटिमेंट अचानक से क्यों बदला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं पहला न्यूज़ आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ। ये है पहला न्यूज़ आर्टिकल। तो क्रिप्टो शॉर्ट्स रेक्ट एज बिटकॉइन राइजेस फॉलोइंग ट्रंप अटैक ऑन फेड चेयर। तो जो क्रिप्टो शॉर्ट्स का जो एक ट्विटर अकाउंट है जो कि जनरली ऐसा पोस्ट करते रहते हैं ट्विटर पे या एक्स पे, जो अभी एक्स है उस पे, कि स्पेशली बिटकॉइन का चार्ट्स को लेके उसमें क्या एक्शन होने वाला है, वो सब को लेके टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ये सब रेक्ट कैपिटल जो एक ट्विटर अकाउंट है वो पोस्ट करते रहता है। तो एक्चुअली आज हुआ क्या? ये है कि आज बिटकॉइन जो 90,000 के ऊपर बढ़ चुका है, उसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो ट्रंप है उन्होंने टैरिफ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हुए उन्होंने अपना पूरा फोकस अभी जेरेमी पावेल जो फेड के चेयरमैन हैं उन पे डाला है कि ये टैरिफ कम नहीं कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट कम नहीं कर रहे हैं। पहले से काफ़ी बेहतर एक सिचुएशन इकोनॉमी का, उसके बावजूद कम नहीं कर रहे। ये शायद बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जितना ये इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, जितना ये US के फेवर में थे, आज शायद उतना फेवर में नहीं है। ऐसे उन्होंने ट्रूथ सोशल पे कमेंट्स किए हैं। एंड जो जेरेमी पावेल है उनका ये कहना है कि ये मतलब मैं बस जो डेटा है उसके हिसाब से मैं एक्शन लूँगा। मैं ऐसे कभी भी बिना डेटा के वो एनालाइज किए हुए, उसको एवेल्युएट किए हुए मैं इंटरेस्ट रेट नहीं कम कर सकता। वहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं यहाँ तक कि अगर तुमने जो ये इंटरेस्ट रेट है उसको कम नहीं किया तो मैं तुमको अपने चेयर से हटा दूंगा, मैं तुमको फायर कर दूंगा। ऑल्दो ऑफिशियली वो ऐसा नहीं कर सकते। ट्रंप जो है वो एक फेड के गवर्नर को, फेड के चेयरमैन को नहीं हटा सकते। मतलब ये सोचने वाली बात है कि फेड एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। फेडरल रिजर्व एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। अगर उसमें पॉलिटिक्स अगर उसमें आ गया, मतलब उसके अगर उसको वो पॉलिटिक्स पे डिपेंड होने लगा या पॉलिटिक्स के फेवर में एक्शंस लेने लगा, तो फेड एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ट्रस्ट कम हो जाएगा लोगों का। जो कंट्री फेड में जो एक सेंट्रल जो फेड है US का एक सेंट्रल बैंक है, तो अगर सेंट्रल बैंक से लोगों का ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस कम होगा तो जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए या लोग हो गए, जो सिटीजन्स है, उन लोग के लिए काफ़ी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ये। तो ये समझने वाली बात है कि जो फेड है
वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ही रहना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो या चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हो। वो इन्फ्लुएंस एक नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे करता है फेड के लिए, ये कंट्री के लिए ओवरऑल। तो ये सब उनके बीच में तू मैं हो रहा था। एंड तो उससे क्या हो रहा था, लोग थोड़ा बहुत कॉशियस थे स्टॉक मार्केट को लेके कि अगर, और यहाँ तक ये हुआ था कि जो ट्रम्प है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मेरे को ऐसे राइट्स दिया जाए कि मैं एक फेड चेयरमैन को उसके पोजीशन से हटा सकता हूँ, किसी और को मैं अपॉइंट कर सकता हूँ। यहाँ तक कि ऐसा भी हो रहा है, बट मेरे को लग नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर मतलब इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और ट्रम्प को ये अथॉरिटी देगा कि वो एक यूएस का सेंट्रल बैंक के एक चेयरमैन को आप रिप्लेस कर सकते हो, मतलब बिना किसी रीज़न के। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कुछ गलत कर रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं लॉ के, वो अपना काम अच्छे से निभा रहे हैं। चाहे वो आप कोविड से देख लो, आप जब से इवन जब ट्रम्प का पहला था, ट्रम्प 1.2, जब वो 2016 में प्रेसिडेंट बने थे, तभी भी उन्होंने ऐसा ही कहा था कि अगर जेरेमी पावेल जब तब के भी फेड चेयरमैन थे, अगर वो इंटरेस्ट रेट्स हो गया वगैरह वगैरह उस चीज़ों पे भी वो काफ़ी हद तक ट्रम्प उनको वार्न करते थे कि मैं तुमको फायर कर दूंगा, मैं तुमको तुम्हारे पोजीशन से हटा दूंगा, ऐसा ऐसा। तो बट वो टाइम पे तो कुछ कर नहीं पाए। आई थिंक इस टाइम पे भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो जो जेरेमी पावेल है उनका टर्म नेक्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है, उनका सिर्फ 1 साल का ही टर्म बचा हुआ है। एंड मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा होगा कि वो उस टर्म को एंड करके ही उसके बाद ही वो अपने पोजीशन से स्टेप डाउन करेंगे, रिटायर हो जाएंगे। वो उनको हटाना आई वुड से काफ़ी मुश्किल है। एंड कोई भी एक लॉ अलाउ नहीं करेगा ट्रम्प को, एक प्रेसिडेंट को, कि वो एक फेड के हेड को हटा दे। बट अगेन तो हुआ क्या, तो ये सब तू मैं चल रहा था। इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट को लेके थोड़ा कंसर्न्स था, तो इस वजह से यू कुड से जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी सेफर एसेट्स की तरफ मूव हो रहे थे, जैसे गोल्ड हो गया एंड क्रिप्टो भी आप बोल सकते हैं, स्पेशली बिटकॉइन को भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो कंसिडर कर रहे थे। तो उस वजह से हम बोल सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जाऊँ तो नेक्स्ट आर्टिकल है क्रिप्टो रैलीज एज यूएस ट्रेजरी हिंट्स एट ईजिंग चाइना टैरिफ्स। तो चाइना एंड यूएस का ट्रेड वॉर अभी भी चल ही रहा है। अभी तक उस पर ज़्यादा कुछ बातचीत दोनों तरफ से आ नहीं रहा है, बट अगेन हमको पता है क्या हो रहा है मार्केट में। चाइना रिटेलिएट अच्छी तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। वो ट्रम्प के सामने, यूएस के सामने झुक नहीं रहा है। एंड अभी 145% का टैरिफ्स लगाया है यूएस ने चाइना पे, तो ऐसा ही चल रहा है। एंड अगेन चाइना ने भी यूएस पे सेम अमाउंट ऑफ टैरिफ्स लगाया है। तो बेसिकली यही सब चल रहा है। एंड शायद ऐसा लग रहा है कि ये वॉर, जो ये ट्रेड वॉर हो रहा है, इसमें शायद जो थोड़ा बहुत ठंडा कूल डाउन होता हुआ हमको दिखे। हो सकता है यूएस या चाइना दोनों में से कोई एक कंट्री स्टेप बैक कर दे, या फिर वो दोनों एक बात करके, किसी नेगोशिएट करके एक मिडिल पाथ बना के इस चीज़ को रिजॉल्व करे। क्योंकि जितना जल्दी ये रिजॉल्व होगा, ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए, ये सभी मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ, ये हम एक ग्लोबलाइज्ड कंट्री वर्ल्ड में रहते हैं, ग्लोबलाइज्ड टाइम में रहता है। यहाँ पे एक कंट्री इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकता, उसको दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना ही पड़ेगा। इवन चाइना तक जो कंट्रीज़, चाइना हो गए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गए, जो ऑल्दो वो ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रेड करते हैं। एक चीज़ देते हैं तो दूसरा चीज़ वो लेते भी हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा ही होएगा, ऐसा ही चलेगा एंड ऐसा ही चलता रहेगा। तो हो सकता है हम इसको लेके कुछ एक रेजोल्यूशन आता हुआ देखे कि कौन स्टेप डाउन करे, कौन स्टेप बैक करे, एंड जितना जल्दी हो ये ट्रेड वॉर ख़त्म हो, ताकि हमको कुछ मार्केट में पैसा आता हुआ, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस वापस मार्केट में लौटे। ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल कॉइनबेस से रिलेटेड है।
Coinbase confirms it is actively considering US banking license। तो Coinbase आप सबको पता ही है, एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जहाँ पे आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, क्रिप्टो सेल कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो लेकिन Coinbase एक बैंक नहीं है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, जैसे JP Morgan हो गया। Coinbase एक बैंक नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि वो एक यूएस का एक बैंकिंग लाइसेंस अटेन करे एंड उस एक बैंक के जैसा भी फंक्शन करे। क्योंकि आप सोचिए, अगर वो एक बैंक के जैसा भी फंक्शन करेगा तो जितने भी उसके कस्टमर्स होंगे, मोस्ट प्रॉबेबली वो ऐसा होगा कि वो लोग भी क्रिप्टो की तरफ आएंगे। क्योंकि अभी भी ऐसा काफ़ी लोग हैं, अभी भी दुनिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं, जो क्रिप्टो अभी भी एक्सेसिबल नहीं है जिनके लिए, एंड वो जो अभी भी डरे हुए हैं। अगर Coinbase जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर एक, क्योंकि काफ़ी लोग जो यूएस में हैं, अगर वो Coinbase को ट्रस्ट करेंगे, यू नो Coinbase के अगर वो कस्टमर्स रहेंगे, तो उससे क्या होगा, वो लोग धीरे धीरे क्रिप्टो स्पेस में भी आएंगे। तो फिर वो लोग समझेंगे कि क्रिप्टो काम कैसे करता है, क्या होता है क्रिप्टो, फिर धीरे धीरे वो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी करेंगे। तो जैसा पैसा आएगा मार्केट बढ़ेगा। पहला चीज़ वो, दूसरा चीज़ ये, अगर Coinbase बैंकिंग लाइसेंस भी मतलब बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा एंड ऑन द अदर हैंड क्रिप्टो सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, तो जो वो एक इकोसिस्टम बनाएगा Coinbase, वो काफ़ी इजी होगा Coinbase यूज़र्स के लिए या Coinbase के कस्टमर्स के लिए कि वो पैसा आराम से डाल सके, पैसा आराम से निकाल सके। तो वो एक काफ़ी एडवांटेज है Coinbase के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, रिपल RL USD स्टेबल कॉइन एक्सपेंड्स DeFi फुटप्रिंट विद Aave इंटीग्रेशन। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से अगर आप मार्केट को ट्रैक करते हैं, क्रिप्टो मार्केट को, तो आप देख सकते हैं DeFi स्पेस में काफ़ी लोग, नॉट DeFi, इन स्टेबल कॉइन के स्पेस में काफ़ी लोग, काफ़ी चर्चा हो रहा है, मतलब काफ़ी आई वुड से पॉपुलर है अभी स्टेबल कॉइन। काफ़ी कंट्रीज स्टेबल कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो जाए, चाहे वो US हो जाए, चाहे वो कोई और कंट्री हो जाए, वो स्टेबल कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन के बारे में बनाना चाहते हैं, स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं। तो ऐसा चल रहा है। काफ़ी पॉपुलर स्टेबल कॉइन्स, तेदर सबसे बड़ा पॉपुलर स्टेबल कॉइन है, सर्कल का USDC हो गया, पेपाल का PY USDC हो गया, USD हो गया सॉरी, रिपल का RL USD जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, मेकरडाओ का खुद का एक स्टेबल कॉइन है। तो काफ़ी इथीना का सिंथेटिक डॉलर USDE, तो ऐसे काफ़ी स्टेबल कॉइन्स है जो कि मार्केट में ऑलरेडी है। एंड ये जो स्पेस है ये और बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी इस स्पेस को फॉलो करता हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस, जितना पहले हम लोग को लग रहा था कि शायद स्टेबल कॉइन उतना बड़ा नहीं बनेगा, अभी ऐसा लग रहा है कि स्टेबल कॉइन सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस बन के आएगा क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के स्पेस में। तो इस पे फोकस करना ज़रूरी है। एंड उसी के रिलेटेड RL USD जो है, जो रिपल का या XRP का स्टेबल कॉइन है, वो अपना फुटप्रिंट बोलो आप, तो वो DeFi स्पेस में भी अपना सर्विसेज एक्सपैंड कर रहा है Aave के साथ। Aave आप सबको पता है एक DeFi प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्रिप्टो लेंड कर सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं, बेसिकली लेंड कर सकते हैं एंड उसके अगेंस्ट पैसे ले सकते हैं, यील्ड प्रोवाइड कर, ये बोरो कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू ऑन Aave। तो उस स्पेस में अब वहाँ पे RL USD भी आप लेंड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो वो भी एक, अभी तक RL USD नहीं था यहाँ पे। आप ओनली यू कैन, अगर आप बिटकॉइन आप होल्ड करते हैं तो आपने बिटकॉइन उसमें लेंड किया एंड उसके आपने स्टेक करके उसके जगह पे आपने मान के चलिए USDC या USDT आपने उठा लिया एंड आपने उसको एक अपने फियाट करेंसी या डॉलर में कन्वर्ट करा लिया। लेकिन अभी यहाँ पे RL USD भी एक ऑप्शन है। नेक्स्ट आर्टिकल, पॉलीगॉन NFT सेल सरपासेस इथेरियम ड्रिवन बाय RWS बेस्ड कोर्टयार्ड। तो NFT हमेशा की तरह एक काफ़ी बड़ा स्पेस होता है। जब क्रिप्टो मार्केट
हम लोगों ने रैली आता हुआ देखा है, तब तक NFT स्पेस भी एक एक्सप्लोड होता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो शायद अभी कुछ महीने पहले जब मैं वीडियोस बनाता था तब मैंने देखा था कि NFT जो पजी पेंगुइन्स हो गया या फिर उससे रिलेटेड काफ़ी NFTs है, उसमें अच्छा खासा पंप आया था। उससे रिलेटेड हम लोगों ने सोलाना में देखा था, काफ़ी अच्छा बड़ा पंप आया था। तो NFT स्पेस अभी भी कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। एंड आई एम गेसिंग, आई एम होपिंग कि NFT एक बार वापस आए, एक बार वापस एक्सप्लोर करे NFT स्पेस। मेरे को ऐसा लगता है कि वो वापस से करेगा। तो अगेन ये न्यूज़ आर्टिकल यही कहता है कि NFT पॉलीगॉन पे जो NFTs है वो अभी बढ़ रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ RWA जो रियल वर्ल्ड एसेट्स होते हैं। तो उसके वजह से जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है, जो खुद इंडिया का खुद का ब्लॉकचेन है, वो उस पर ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है। NFT का सेल एक्टिविटी इथीरियम से भी ज़्यादा, मतलब इथीरियम सबसे बड़ा NFT का ब्लॉकचेन है, बट अगेन पॉलीगॉन में हम लोग उससे भी ज़्यादा एक्टिविटी होते हुए देख रहे हैं। एंड उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ रियल वर्ल्ड एसेट्स होता क्या है। अगर मान के चलिए आपके पास एक टैंजिबल एसेट है, चाहे वो रियल एस्टेट हो सकता है, चाहे वो कोई भी अदर एसेट हो सकता है, एक टैंजिबल एसेट, उसको अगर हम ब्लॉकचेन पे लेके जाते हैं तो वो एक रियल वर्ल्ड एसेट हो जाता है ऑन ब्लॉकचेन। एंड जहाँ पे एक टैंजिबल एसेट को एक ही पर्सन ओन कर सकता है, इस टैंजिबल एसेट के ब्लॉकचेन पे मल्टीपल हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एंड इंस्टेड ऑफ वन पर्सन होल्डिंग दिस होल एसेट, काफ़ी लोग उस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी लोग उस चीज़ का एक छोटा सा पार्ट होल्ड कर सकते हैं। उस तरह से काफ़ी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा उस ब्लॉकचेन या उस एसेट के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रैटेजी कॉइनबेस माइनर्स अमंग क्रिप्टो स्टॉक्स रैलिंग एज बिटकॉइन सर्जेस अबाउट 90K। तो इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है कि जो काफ़ी सारे लिस्टेड कंपनीज है जो जो उनका माइनिंग बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज हो जाए या फिर स्ट्रैटेजी हो जाए जो बेसिकली बिटकॉइन होल्ड करता है, वो सारे कंपनीज के स्टॉक्स भी भागे हैं क्योंकि बिटकॉइन ने 90,000 का लेवल क्रॉस कर दिया है। तो ये बेसिकली ये आर्टिकल शॉर्ट में वही कहता है। ये नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बुलिश फॉर AVAX सजेस्ट 10.7% एज बुलिश ब्रेकआउट सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो AVAX आप सबको बता दूँ, AVAX एक L1 ब्लॉकचेन है, इथीरियम का एक अल्टरनेटिव है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकचेन है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, वन ऑफ द सिक्योर ब्लॉकचेन है। तो AVAX एक्चुअली में काफ़ी अच्छा ब्लॉकचेन है एंड उस पर भी काफ़ी सारा एक्टिविटी हम लोग होता हुआ देख रहे हैं। काफ़ी सारे जो गेम्स है जो ब्लॉकचेन पे है वो एक्चुअली में AVAX यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है, जो डीप इन प्रोजेक्ट्स है, वो AVAX पे बेस्ड है। तो AVAX में भी हम देख सकते हैं काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी लोग AVAX के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। बट अगेन आज AVAX इसलिए भागा है क्योंकि एक टेक्निकल ब्रेकआउट है, इसमें कोई न्यूज़ नहीं है बट ये एक टेक्निकल ब्रेकआउट है। नेक्स्ट आर्टिकल एक वेरी वेरी पॉजिटिव आर्टिकल है। क्रिप्टो एलाई पॉल एटकिंस स्वोन इन टू रिप्लेस गैरी गेंसलर अटॉप US SEC। तो फाइनली जो US SEC के चेयरमैन है वो कंफर्म हो चुका है, पॉल एटकिंस। जो काफ़ी लोगों को लग ही रहा था कि पॉल एटकिंस ही SEC के न्यू चेयरमैन बनेंगे एंड वही बन रहे हैं। एंड पॉल एटकिंस एक काफ़ी प्रो क्रिप्टो पर्सन है, मतलब प्रो क्रिप्टो चेयरमैन है। तो ये क्रिप्टो के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आज क्रिप्टो मार्केट क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से होप कर रहे हैं कि मार्केट और ऊपर जाए। जो ETF फाइलिंग्स होने वाले हैं फ्यूचर में, काफ़ी सारी ETF फाइलिंग्स पेंडिंग है, वो सब के ऊपर डिसीजन लिया जाए। क्रिप्टो को लेके एक
रेगुलेशन क्लियर लॉ बनाया जाए, जो हम लोग होप कर रहे हैं कि SEC एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट बनाएगा फॉर डिजिटल एसेट्स एंड क्रिप्टो करेंसीज। हम लोग देखते हैं कितना ये लोग काम करेंगे, कितना जल्दी इस चीज़ के ऊपर एक रेजोल्यूशन लिया जाएगा, ये सब देखने वाली बात है। आई होप जल्दी ये चीज़ जो स्पेशली रेगुलेशंस को लेके जो लोगों में अभी भी डर है कि क्रिप्टो एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है तो हम इसलिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर जब क्रिप्टो एक रेगुलेटेड मार्केट बन जाएगा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना सारा पैसा क्रिप्टो में आएगा। क्रिप्टो को रेगुलेट करना, अभी जैसे बिटकॉइन का ETFs आ चुका है तो वो एक वन ऑफ द रेगुलेटेड थिंग्स हो गया, बट हम चाहते हैं कि अदर एसेट्स भी जैसे रिपल हो जाए, इथीरियम हो जाए, AVAX हो जाए, ये सब भी एक रेगुलेटेड इनके भी ETFs आए ताकि जो लोग हैं वो भी इनमें भी इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि बिटकॉइन का अगेन कोई कुछ यूज़ नहीं है, वो सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू के जैसे काम करता है। लेकिन इथीरियम हो जाए वो एक बहुत अच्छा ब्लॉकचेन है, उसका एक एप्लीकेशन भी है, वो एक ग्लोबल कंप्यूटर का काम करता है। XRP हो जाए या रिपल हो जाए, वो एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए काम करता है। तो ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एक यूज़ है, जिनका एक एप्लीकेशन एक रियल लाइफ में। ऑन द अदर हैंड बिटकॉइन का सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो हम लोग होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दूसरे का बहुत सारे अदर ब्लॉकचेन्स का भी ETF आ जाए। नेक्स्ट आर्टिकल ये तो Mantra to burn 160 million OHM tokens, 50% from DAO's founder following 90% crash। तो अगर आप अगर आप क्रिप्टो मार्केट फॉलो करते हैं तो लास्ट वीक जो मंत्रा है, जो OHM टोकन है, वो ऑलमोस्ट 90% गिरा था। उसका कुछ अभी तक रीज़न मालूम नहीं है। लोग बोल रहे थे कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स है वो लोगों ने सेल कर दिया था, या फिर इंटरनल कोई प्रॉब्लम की वजह से गिर गया, या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो एक्सचेंज है, जो जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, वो लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोग अलग अलग थियरीज बता रहे थे, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन वापस जो मंत्रा टोकन है वो पहले से थोड़ा बढ़ चुका है, 40-50% उसने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी बाकी है। ये एक इतना अच्छा RWA टोकन है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये एक दिन में 90% गिर सकता है, एकदम टोटली कोलैप्स। ये लोग कह रहे थे कि दूसरा सेकेंड FTX है, FTX 2.0, बट अगेन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। मेरे अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअली हुआ क्या था, पर अगर होता है तो मैं आपको ऑफकोर्स न्यूज़ में बताऊंगा। बट अभी इसको लेके होने वाला क्या है कि जो ये मंत्रा के जो फाउंडर्स है वो लोग 160 मिलियन वर्थ ऑफ टोकन्स OHM टोकन्स बर्न करेंगे, जिससे क्या होगा, सप्लाई कम होगा एंड अगेन प्राइस बढ़ेगा। तो ये सब होने वाला है। आई होप, क्योंकि मंत्रा एक काफ़ी अच्छा ब्लॉकचेन है यार। हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, नो वे कि ये एक इतना अच्छा टोकन 90% कोलैप्स कर देगा इस एक ही दिन में। अगला आर्टिकल, वाइटलिक ब्यूटेरिन प्रोपोसेस रिप्लेसिंग इथेरियम्स EVM विथ RISC-V। तो इथेरियम EVM वर्चुअल मशीन, जो कि बेसिकली एक ऐसा वर्चुअल मशीन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे जो दूसरे ब्लॉकचेन्स हो गए, दूसरे डेवलपर्स हो गए, वो EVM का यूज़ करके इथेरियम पे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। बट अभी वाइटलिक ब्यूटेरिन ये कह रहे हैं कि वो EVM से RISC पे शिफ्ट होना चाहते हैं, जो कि इथेरियम को और एफिशिएंट एंड ऑल स्केलेबल बना सकता है। क्योंकि अभी हम सबको पता है इथेरियम एक काफ़ी वन ऑफ द स्लोएस्ट है। वन ऑफ द स्लोएस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई दूसरा ब्लॉकचेन नहीं चले। आप सोलाना से कंपेयर कर लो, सुई से कंपेयर कर लो, AVAX से कंपेयर कर लो, वो सब इथेरियम से काफ़ी तेज़ है। इथेरियम आई वुड से काफ़ी पीछे है, जबकि उसका पेक्ट्रा अपग्रेड अभी आना बाकी है। देखना ये कि पेक्ट्रा अपग्रेड आने के बाद इथेरियम कैसे परफॉर्म करता है, इथेरियम में कितना एफिशिएंट बनता है। बट अगेन यहाँ पे वाइटलिक ब्यूटेरिन का ये कहना है कि वो EVM से RISC में जाना चाहता है।
इसके बारे में मेरे को और पढ़ना पड़ेगा। ये एक्चुअली में RISC है क्या, एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर बता रहे हैं, पर ये एक्चुअली में है क्या, ये इथेरियम को अपना कैसे एफिशिएंट बनाएगा, और इसको ऊपर मेरे को इसके ऊपर मुझे और कुछ आर्टिकल्स न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर लगता है ऐसे कि अगर RISC पे शिफ्ट होते हैं तो और एफिशिएंट बन सकता है इथेरियम। नेक्स्ट, बिटकॉइन टू गोल्ड रेशियो रिस्क्स 35% डिक्लाइन फॉलोइंग वॉल स्ट्रीट्स 13% वाइप आउट। तो ये बेसिकली कल का न्यूज़ था, पुराना न्यूज़ है, बट अभी तो ऑफकोर्स पुराना हो चुका है, इसका अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल लोग फियर में थे कि बिटकॉइन कैसे परफॉर्म करेगा, बिटकॉइन और कितना कोलैप्स करेगा, क्या ये वापस से रिगेन कर पाएगा अपना लेवल्स की, नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि कल मार्केट काफ़ी गिरा था, कल मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, तो इस वजह से लोग इन्वेस्टर्स डरे हुए थे। लेकिन आज मार्केट पहले से थोड़ा चिल मोड में है, मार्केट थोड़ा ग्रीन में है, स्टॉक मार्केट भी ग्रीन में है। तो ये न्यूज़ पुराना है, बट अगेन इसका कुछ अभी मतलब नहीं बनता अभी उसके बारे में बात करके। तो अगला न्यूज़ आर्टिकल, बिटकॉइन ट्रेडर्स टर्न टू 93K ईयरली ओपन, बिटकॉइन प्राइस हिट्स 6 वीक हाई। तो बिटकॉइन जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 91,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अच्छा चीज़ ये हुआ कि जो 93,000 का लेवल से वो खुल चुका है, तो ट्रेडर्स अभी 93,000 का कॉल्स ले सकते हैं एंड अगेन वो प्रॉफिट उस पर बुक कर सकते हैं। तो एक काफ़ी बुलिश है, अगर वो 93,000 का लेवल अगर बिटकॉइन रीगेन करता है तो काफ़ी बुलिश है बिटकॉइन के लिए। ये दूसरा आर्टिकल, US बिटकॉइन ETFs क्लॉक बिगेस्ट इनफ्लोज सिंस जनवरी एज क्रिप्टो मार्केट गेन्स। तो गुड न्यूज़, तो ये डबल गुड न्यूज़ हो गया, ETF में भी पैसे आ गए, जो काफ़ी महीनों से आउटफ्लो चल रहा था, चाहे वो बिटकॉइन हो या इथेरियम के ETF से हो, लेकिन ऐसा लग रहा है पैसा वापस से ETFs में आ रहा है। तो ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है, हमारे लिए क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। देखते हैं क्या होता है। अगेन यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में, ट्रेड वॉर को लेके अनसर्टेनिटी है, क्या इंटरेस्ट रेट कम होगा नहीं होगा। कुछ ही हफ्तों में, आई थिंक 1 या 2 हफ्ते में FOMC का मीटिंग होने वाला है। देखते हैं फेड चेयरमैन जेरेमी पावल उसमें क्या कमेंट्स देते हैं, क्या वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे इस बार या नहीं करेंगे। इस ईयर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 रेट कट्स का, बट क्या वो होगा नहीं होगा। बट उनका ये भी कहना है कि ये जो ट्रेड वॉर जो अभी चल रहा है, जो ट्रेड्स US दूसरी कंट्रीज पर लगा रहा है, वो उसके वजह से इन्फ्लेशन एंड रिसेशन का डर काफ़ी बढ़ चुका है। अगर वो होगा तो उससे रेट कट करने के चांसेस काफ़ी और कम हो जाएंगे। तो वो भी एक रीज़न है कि फेड चेयरमैन रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं अभी। बट देखते हैं। ऑल्दो अगर मैं आपको बताऊं तो जो इकोनॉमी डेटा है, चाहे वो जॉब ओपनिंग्स हो जाए या वो आपका CPI PPI का डेटा हो जाए, काफ़ी पॉजिटिव है। मतलब इवन इन्फ्लेशन का डेटा भी काफ़ी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही बुरा कंडीशन में, काफ़ी ठीक है। तो अगर ये ट्रेड वॉर का डर नहीं रहता तो शायद हम लोग अभी तक एक रेट कट आता हुआ एक्सपेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अभी वो रेट कट का चांसेस काफ़ी कम है। बट अगेन हम लोग नेक्स्ट FOMC का मीटिंग तक वेट करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, एक ट्रेड वॉर का डर है, रेट कट का मतलब एक क्लैरिटी नहीं है कि होगा नहीं होगा तो कितने रेट कट्स होंगे ये साल में। एंड अगेन ये जो ट्रम्प एंड जेरेमी पावल के बीच में जो फ्यूड नया स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में हमें देखना है कि उसका रिज़ल्ट आउटकम क्या आता है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।